नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल और घड़ी में 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 10 के एजेंडे का। और 10 के एजेंडे में सबसे पहले बात करेंगे मेरठ की, जहां मेरठ में युवक की हत्या के मामला अब तूल पकड़ लिया है। देर रात घर में घुसकर दो भाइयों ने युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। दीपक नाम के युवक की हत्या की गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल है। युवक की हत्या के बाद मृतक के परिजनों ने भारी गुस्सा है। मृतक के परिजनों और समाज के लोगों ने लगाई आग। पुलिस के सामने आरोपी के घर में आग लगा दी। मौके पर पहुंचे आईजी जोन मेरठ प्रवीण कुमार अधिकारियों के साथ संबंधित थाने की फोर्स भी तैनात है। पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के दुल्हेड़ा गांव की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। हमारे घर पे आके हमला करा। वाल्मीकि थे, 3 लड़के थे, एक पीछे खड़ा था, 2 वहाँ थे। क्वाड खोल के जो घर पे गाली गलौज करी, क्वाडों में लात मारी। मैंने जो उठ के कहा उनसे तो उन्होंने जो है मेरा भतीजा जो है दीपक वो भी वहाँ पे आ गया। उन्होंने उसके छुरा घोंप दिया। मैं उसके लिए भागा तो मेरी कमर में भी छुरा मारा। मामला ये है कि रात को आए दो थे, ये दोनों भैया थे। एक और था वो परे खड़ा था और उन्होंने गेट में लात वूत बजाई, गेट उठ खोलने। बल्कि हमारे चाचा ये आए बाहर है। इन्होंने कहा भाई क्या बात है, तो कह रहे उन्होंने नहीं, उन्होंने कबाड़ खोल लो। बल्कि ये बदमाश टाइप के हैं, पहले भी जेल में जा चुके हैं और गोली लगी भी है उसके भी। पहले राजनी भी करते थे और लूटपाट भी करते थे। नशा करते हैं सुक्का। जो इन्होंने आके यहाँ नशे में आए हैं या क्या है, इन्होंने आके उसको उन्होंने कहा भाई तुम जाओ यहाँ से। बल्कि वो पीछे छुरा लेकर, जब उन्होंने देखा कि पीछे से वो छुरा ले रहा, वो इतने कहने में उन्होंने जो था इसके हमारे चाचा के और भाई के उसके चक्कू घुस दिया। 2 व्यक्ति संदीप और ऋतिक जो कि आपस में सगे भाई हैं, ये शराब पी के कुछ हंगामा कर रहे थे, जिसका विरोध गांव के ही दीपक और उनके रिश्तेदार वीर सिंह के द्वारा किया गया। इसी विरोध के दौरान संदीप के और पास एक चाकू था जिससे उन्होंने दीपक पे प्रहार कर दिया। इसको दीपक को चोटें आई और जिसका उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। इसी घटना के रिएक्शन में दीपक और उसके परिवार के और अन्य लोगों के द्वारा आरोपियों के घर में आग देने का प्रयास किया गया, किंतु यहाँ फोर्स पहले से मौजूद थी, जिसके द्वारा तत्काल इसको कंट्रोल कर लिया गया। थोड़ी बहुत जो आग लगी तो उसको फायर टेंडर बुला के बुझा दिया गया है। स्थिति नियंत्रण में पर्याप्त पुलिस व्यवस्थापन मौके पर कर दिया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य सुसंगत कार्रवाई अमल में लाई जाए। लोगों के बीच में एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें दुखद घटनाएं हुई है। जो आरोपी हैं वो उनकी एक हिस्ट्री शीट भी लिखी हुई है और गैंगस्टर एक्ट से उनकी जमानत पर रिहा हुए हैं। सभी पहलुओं पर हम लोग गहराई से अन्वेषण कर रहे हैं। 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है मौके पर और जो भी इसमें दोषी है किसी को बख्शेंगे नहीं और कठोरतम कार्रवाई होगी। लोगों के बीच में एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें दुखद घटनाएं हुई है। जो आरोपी हैं वो उनकी एक हिस्ट्री शीट भी लिखी हुई है और गैंगस्टर एक्ट से उनकी जमानत पर रिहा हुए हैं। सभी पहलुओं पर हम लोग गहराई से अन्वेषण कर रहे हैं। 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है मौके पर और जो भी इसमें दोषी है किसी को बख्शेंगे नहीं और कठोरतम कार्रवाई होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरठ से हमारे संवाददाता के शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के अभी क्या कुछ अपडेट, क्या स्थिति अभी गांव की, क्योंकि लगातार बताया जा रहा है कि गांव वासियों में और इसके साथ ही परिवार में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। अभी क्या स्थिति और इसके साथ ही क्या दोनों आरोपियों का बताया जा रहा है कि पकड़ लिया गया है? रितु, हम आपको बताएं कि हम ठीक उसी जगह पर हैं जहां पर भीड़ तंत्र ने आरोपी के मकान को आग के हवाले कर दिया है। दोनों दरवाजों पर ताला लगा हुआ है। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा है। रात के 1:30 बजे की ये घटना है। रात के 1:30 बजे ये दोनों युवक, जिन पर गैंगस्टर भी लगाया हुआ है, पुलिस बता रही है, वो उस घर पर पहुंचे और गाली दी। ऊपर से दीपक उतरे, 3-4 लोग और उतरे और वो उसके पीछे भागे। एक आरोपी ने उनको टंगली दे दी, वो गिर पड़े और उसके बाद लंबे छुरे से उनके ऊपर वार कर दिया। ऐसा दीपक चौहान की मां ने हमको बाइट में बताया है। उनके घर पर हाल बहुत बुरा है क्योंकि 2 बच्चे हैं। एक बच्ची 13 साल की, 14 साल की है और एक बच्चा 4 साल का है। घर वालों का कहना है कि 50 लाख का मुआवजा मिले, साथ ही साथ सरकारी नौकरी मिले। लेकिन दुल्हेड़ा गांव पहली बार इस तरीके से न्यूज में आया है
क्योंकि यहाँ पर दलितों का मोहल्ला अलग है, वाल्मीकियों का मोहल्ला अलग है और चौहानों का मोहल्ला अलग है और ये सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन ये जो दो युवकों ने इस घटना को वारदात दिया है, वो यहीं से एक बम्बा है, वहां पर जाकर लूटपाट भी करते हैं और नशे का काम भी करते हैं। और जब उनको रोका जाता है उन्हीं की कम्युनिटी के द्वारा, तब वो उससे भी लड़ाई करते हैं। यहाँ पर उनके लिए कोई सिंपैथी नहीं है। लेकिन एक सवाल, जायज सवाल ये है कि भीड़ तंत्र के आगे क्या इस तरीके की घटनाएं जायज हैं? जबकि केंद्र में मोदी जी भी और शासन में प्रदेश में योगी जी ने भी साफ तौर पर कहा है कि भीड़ तंत्र को कानून हाथ में लेना नहीं चाहिए। गांव में स्थिति नियंत्रण में। अगर आईजी जोन प्रवीण कुमार खुद अगर इस मौके पर 9:30 बजे पहुंच जाते हैं और एसएसपी अभी एक एक जगह पर जाकर दौरा कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी तनावपूर्ण है। लेकिन पुलिस ने गुड वर्क करते हुए सभी लोगों को, मुअज्जिज लोगों की बैठक की है, उन्हें समझाने की कोशिश की है। जितने भी दुलैला गांव के दोनों समुदाय के लोग हैं, उन्होंने पुलिस को और प्रशासन को कहा है कि हम पूरा सहयोग करेंगे। ये लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, इनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई हो। लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने इस मकान में आग लगाई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की बातें रखी गई हैं। वहीं पर एक समुदाय का कहना है, चौहान समुदाय का कहना है कि इन्होंने अपने आप आग लगाई है, लेकिन हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके की अफवाहों का दौर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गांव के इलाके में जिस तरीके से नशे का कारोबार, ये नेशनल हाईवे से मुश्किल से आधा 1 किलोमीटर दूर है और आधा किलोमीटर दूर यहाँ पर शोभित यूनिवर्सिटी है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रोमिनेंट प्लेस है यहाँ पर। और यहीं से 2 किलोमीटर दूर मिलांज है। अगर इस तरीके की यहाँ पर घटना होती है तो पल्लवपुरम जो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है और मोदीपुरम, वहां पर क्या हाल होगा। लेकिन पुलिस का गुड वर्क कहेंगे कि पुलिस ने बहुत जल्दी स्थिति संभाल ली। कोई बड़ी घटना हो सकती थी जैसे ये घटना हुई है जी, लेकिन बावजूद इसके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद एक और आरोपी जो उनके साथ रात में बताया जा रहा है, वो भी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। एसएसपी रोहित सिंह खुद इस मामले को देख रहे हैं, अभी तक यहीं पर है। और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा दिखाएं कि किस तरीके से पुलिस यहाँ पर जिस मकान में आग लगाई गई है वहां पर पुलिस खड़ी है और लोगों को समझा रही है। यहाँ पर सब लोगों की आमद रफ्त बंद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या भीड़ तंत्र को अपने हाथ में कानून लेने का हक है? और जो आरोपी हैं उनके समर्थन में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके की ये घटना हुई है और जिस तरीके की रात को 1:30 बजे की घटना हुई है, वो कहीं ना कहीं थाने पर भी सवाल लगाता है, एलआईयू पर भी सवाल खड़ा करता है, नशे के सौदागरों को बीच में लाकर खड़ा करता है। ऋतु बिल्कुल केके, और देखिए जहां एक तरफ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो वहीं इस तरह की अगर स्थिति उत्पन्न होती है और पुलिस की मौजूदगी में अगर किसी आरोपी के घर को आग लगाया जाता, सवाल लाजमी है खड़े होना। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए, इसके साथ ही तस्वीरें दिखाने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं दिल्ली से, जहां पर आजाद मार्केट में एक निर्माणाधीन इमारत अचानक गिर गई, जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई है। मलबे में 5 लोगों के दबे होने की भी खबर इस वक्त सामने आ रही है। 2 लोगों को मलबे से फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है। राहत बचाव कार्य जो है वो भी जारी है। दमकल विभाग की भी 3 गाड़ियां इस वक्त वहां मौके पर मौजूद है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। 3 मजदूरों की इस हादसे में मौत हो गई है। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर निर्माणाधीन इमारत ये गिरी है, जिसमें करीब 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है। हालांकि जो राहत बचाव कार्य है वो लगातार वहां पर जारी है। मलबे में जो मजदूर दब गए वहां पर उनको लगातार वहां से निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि आज दिल्ली के आजाद मार्केट की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक इमारत का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान ये इमारत गिर गई। मजदूर उस वक्त अंदर ही काम कर रहे थे और मजदूर भी दब गए हैं। हालांकि 2 लोगों को वहां से बाहर निकाल लिया गया है और इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। दमकल विभाग की भी 3 गाड़ियां इस वक्त वहां मौके पर मौजूद हैं। राहत बचाव कार्य जो है वो लगातार जारी है। जो आस पड़ोस के जो लोग हैं तमाम, वो भी लगातार इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि जो मजदूर अंदर दब गए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, ताकि उन्हें, अगर वो घायल अवस्था में है तो जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। साथ ही बता दें कि 3 मजदूरों की इस हादसे में मौत भी हो चुकी है। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं। जो इलाके के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में राहत कार्य। तो आजाद मार्केट में निर्माणाधीन इमारत गिर गई है और इमारत के गिरने से कई मजदूर इसमें दबे हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि कई मजदूर हो सकते हैं। इसके साथ ही 3 मजदूरों की इस दौरान इस हादसे में मौत हो गई है।
और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता रवि कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रवि, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रहा है अभी तक? अपडेट यही बताया जा रहा है कि 9:45 मिनट कॉल बताई जा रही है 120 गज की बिल्डिंग की ज्यादा वेट की वजह से बिल्डिंग गड़गड़ा के नीचे गई। वहीं जहाँ आस पड़ोस के जो बच्चे स्कूल के लिए जा रहे थे या ट्यूशन पढ़ने जो बच्चे जाते हैं उनके भी दबे होने की आशंका बताई जा रही है। लगभग 15 से 16 मजदूर इसके अंदर दबे हुए बताए जा रहे हैं और कई लोग जो आसपास के थे उनों की भी कैजुअलिटी हो चुकी है। 4 लोगों की अब तक बताई जा रही है कैजुअलिटी हुई है, लेकिन जो 3 लोगों की मौत की खबर थी वो भी डिनाई की जा रही है कि 3 लोगों की मौत नहीं हुई है, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। उसके साथ फायर की मौके पे गाड़ियां मौजूद हैं, पुलिस अधिकारी मौके पे मौजूद हैं, तमाम रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं, डीएम एडीएम की टीमें मौजूद हैं, एडीएम की मौके। जी रवि, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी और कितने लोगों के दबे होने की आशंका वहां पर जताई जा रही है और कितने लोगों को वहां से बाहर निकाला गया है? लगभग 15 से 16 लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। चौथा फ्लोर डलना था, उसके वजन की वजह से नीचे गिर रही है बिल्डिंग। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ी लापरवाही का मामला है एमसीडी की तरफ से भी, क्योंकि ऐसे मामले पहले भी लगातार देखने को मिलते रहे हैं कि एमसीडी से मिले बच्चे अवैध निर्माण किए जाते हैं, लेकिन कभी भी लेते हैं और अगर ऐसा होता भी है तो जिसकी वजह से लगातार इस तरीके के हादसे होकर मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। जी रवि, ये जो इमारत बन रही थी आखिर इसके पीछे की वजह सामने आई है अभी कि आखिर ये निर्माणाधीन इमारत गिरी क्यों है? यही बताया जाता है कि निर्माणाधीन इमारत 3 फ्लोर पे डाल चुके तो बिल्डर रजिस्टर्ड हो चुका है। 14 फ्लोर डलना था, उसके बाद ये वजन बिल्डिंग नीचे कोलैप्स हो चुकी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो आपको बता दें कि आजाद मार्केट की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक निर्माणाधीन इमारत अचानक गिर गई जिसमें कई मजदूरों के दबने से मौत भी हो गई है। हालांकि राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। तो न्यूज़ वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव फुटेज इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से एक आज़ाद मार्केट, दिल्ली के आज़ाद मार्केट में ये इमारत बन रही थी। मजदूर इसके अंदर काम कर रहे थे और अचानक से ये इमारत गिर चुकी है और गिरने की वजह से कई मजदूर इसके अंदर दब गए हैं। करीब 15-16 मजदूरों के दबे होने की आशंका इस वक्त फिलहाल जताई जा रही है। हालांकि राहत बचाव कार्य जो है वो लगातार वहां पर जारी है। जो मजदूर इस मलबे में दबे हैं उनको वहां से निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। हालांकि इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत भी हो गई है। और अब खबर लखनऊ से है जहां पर एलटी की जमीन पर बन गया गैंगस्टर का होटल। इंजीनियर और अधिकारियों की साठगांठ से यह होटल तैयार हो गया। बाराबंकी के एसपी के पत्र में इंजीनियरों की खुली है पोल। गैंगस्टर संजय सिंह सिंगला ने विभूति खंड में बनवाया है अपना होटल। खसरा संख्या 236 की जगह 241 में बन गया होटल। संजय सिंगला ने ईशानिका होटल के नाम से किया निवेश, तो एलटीए वीसी ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। तो एक बार फिर से अधिकारियों और इंजीनियर्स की साठगांठ की वजह से गैंगस्टर का होटल तैयार हो गया। और देखिए किस तरह से अधिकारियों की साठगांठ से एक के बाद एक तस्वीर सामने आ रही है। तो खसरा संख्या 236 की जगह 241 में बन गया। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, लगातार जिस तरह से बताया जा रहा है कि गैंगस्टर का एक होटल तैयार हो गया है और इंजीनियर्स और अधिकारियों की साठगांठ से ये पूरा होटल तैयार हो गया है। बिल्कुल आने वाला हमला है और एक और जो भ्रष्टाचारी हैं उनकी गांठ संजय सिंगला और इसके जरिए मुकदमे दर्ज गैंगस्टर की होती है। और 2 दिन अवगत कराया था कि पथ के किनारे होटल है उसमें गैंगस्टर ने 70 लाख रुपए प्रकाश में आया तो जांच पड़ताल की गई और जो मामला निकल के आया वो काफी चौंकाने वाला है। बताया गया कि वहां पर एक होटल तो बनाया गया लेकिन जिस प्लाट में उसका मानचित्र पास कराया गया था उसके प्लाट में बना लिया गया। यानी वो जमीन उस गैंगस्टर की माफिया की थी ही नहीं जहां होटल बनाया गया और उसके बावजूद भी होटल बनकर तैयार हो गया। पूरे लखनऊ अधिकरण में हड़कंप का आगमन हुआ है। ऐसे वक्त जब तमाम लटक रही है, हजरतगंज में जो लिहाना अग्निकांड है उसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मुख्यमंत्री से लेके जिले के आला अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में ये मामला निकलकर सामने आया। फिलहाल इस मामले को सामने आते ही इसकी जांच पड़ताल शुरू की गई है।
लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं इंद्रमणि त्रिपाठी, उनका साफ तौर से कहना है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उस होटल को गिराया जाएगा, उसे ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और लखनऊ विकास प्राधिकरण के खासकर जो मानचित्र सेल में अफसर तैनात हैं उनकी साठगांठ से मामला निकल के सामने आया। उदाहरण है कि ऐसे कितने मामले हैं कि जहां पर लखनऊ विकास प्राधिकरण में मानचित्र पास कराने के लिए लोग महीनों दर महीनों सालों भटकते रहते हैं। व्यवस्था बनाई गई है कि ऑनलाइन सारे मैप अप्रूव होंगे, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं जब तक मानचित्र सेल में बैठे जो इंजीनियर हैं जब तक उनकी कृपा नहीं होती है तब तक कितना भी प्रयास कर ले कोई, कितनी भी व्यवस्थाएं कर ले, हर जो मानक हैं उस पर खरे उतरने के बाद भी उन्हें एनओसी नहीं मिलती है, उनका मानचित्र नहीं पास होता है। वहीं दूसरी तरफ एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि किस तरीके से लखनऊ विकास प्राधिकरण का जो मानचित्र सेल है वहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि लिवाना जैसा एक कांड हुआ जहां होटल का नक्शा भी पास नहीं हुआ और आग लगने से करीब आधा दर्जन लोगों ने अपनी जान गंवा दी। फिलहाल मामला जांच में मामला जब से सामने आया तब से जो एनडीए के अफसर हैं इसके जांच पड़ताल में लगे हुए हैं और साफ तौर से एनडीए उपाध्यक्ष का कहना है कि अगर गड़बड़ी हुई है तो होटल का ध्वस्तीकरण किया जाएगा। जी ठीक है मनीष, और देखिए ध्वस्तीकरण तो किया जाएगा, जांच भी की जाएगी, लेकिन जांच जैसी स्थिति उत्पन्न ही क्यों हो रही है जहां एक तरफ अवैध संपत्तियों को गिराया जा रहा है और देखिए लेवाना जैसे होटल है जिन पर आग लग रही है, उस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसके बाद भी लगातार मामले कम नहीं हो रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूर्वांचल दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां वाराणसी के बाद जौनपुर गाजीपुर दौरे पर रहेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जौनपुर के मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे सीएम योगी, विकास योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक करेंगे। योजनाओं की ग्राउंड रिपोर्ट भी जानेंगे कि जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं ग्राउंड पर क्या कुछ रिपोर्ट उनकी नजर आ रही है, ग्राउंड पर कितना असरदार है। जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। और साथ ही आपको बता दें कि आज काशी में मोदी G20 पुस्तक का विमोचन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो 2024 में जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसके लिए पूरी तैयारियों में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब पूर्वांचल प्लान पर उतरे हुए हैं। पूर्वांचल में जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से जो योजनाएं हैं वो जमीनी स्तर पर कितनी असरदार नजर आ रही हैं, जमीनी स्तर पर कितना काम हो रहा है, उनको लेकर पूरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए इस वक्त मुख्यमंत्री निकल चुके हैं और आज जौनपुर में रहेंगे जहां योजनाओं की ग्राउंड रिपोर्ट भी जानेंगे मुख्यमंत्री। इसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 10:25 पर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करीब 10:25 पर जौनपुर में 554 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण आज करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार पूर्वांचल दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। कल जहां पर रात्रि वाराणसी में उन्होंने गुजारी तो देखिए सुबह करीब अभी जौनपुर के पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और देखिए मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हुए हैं। वहां पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे और जो कार्य हुआ है उसकी जायजा लेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे। पूर्वांचल दौरे पर है, कल जिस तरह से मऊ पहुंचे 204 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया और जनसभा को भी संबोधित किया और उसके बाद आज जौनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। देखिए हम इस समय मौजूद हैं निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज पर, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी मेडिकल कॉलेज का 10:25 पर औचक निरीक्षण करेंगे। यह लगभग 554 करोड़ के लागत से यह निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज है। आपको दिखा दें कि इस पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स लगाए गए हैं, सारे लोग पूरी तरह से तैयारी मुस्तैद हैं, क्योंकि अब से कुछ ही घंटों के बाद इसी मेडिकल कॉलेज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। 10:25 पर इसका निरीक्षण करेंगे और यहाँ के अधिकारियों को फीडबैक देंगे कि जल्द से जल्द इसको तैयार किया जाए, जिससे आम जनता के लिए यह सुचारू रूप से तैयार हो सके। जौनपुर से देवेंद्र खरे, न्यूज़ इंडिया। देखिए तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं सिर्फ न्यूज़1 इंडिया पर। ये देखिए जो हेलीकॉप्टर है वो इस वक्त वहां पर पहुंच चुका है और अब से कुछ ही देर में निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर नजर आएंगे। मेडिकल कॉलेज
की सौगात पहले दी गई थी और अब उसी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नजर आएंगे। आपको बता दें कि इस मेडिकल कॉलेज को लेकर विधानसभा चुनावों के दौरान भी काफी चर्चा में ये मेडिकल कॉलेज रहा था, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मेडिकल कॉलेज को लेकर हमलावर था कि मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर दिया गया, लेकिन ये मेडिकल कॉलेज अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। काफी चर्चा हुई है, इस पर काफी विवाद भी उठा था और आज उसी मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वाराणसी के बाद में आज जौनपुर और गाजीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। तो जौनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ आज 258 करोड़ 116 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही तमाम योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटते हुए नजर आएंगे। हालांकि आपको बता दें कि कार्यक्रम स्थल पर न्यूज वन इंडिया की पूरी टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है, जो पल पल की अपडेट्स हम तक लगातार पहुंचा रहे हैं। वहां पर क्या हम इस समय पूर्वांचल विश्वविद्यालय के सभा स्थल पर मौजूद हैं। अब से कुछ ही घंटों के बाद यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे और 258 करोड़ के 116 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। अन्य कार्यक्रम उनका भी है और तमाम परियोजनाओं के लाभार्थी जो हैं उनको प्रमाण पत्र भी देंगे और लगभग सीवर ट्रीटमेंट प्लांट और मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण करेंगे। कुल मिला के जौनपुर में 2 से सवा 2 घंटे का पूरा कार्यक्रम है। फिर उसके बाद यहाँ से वह गाजीपुर के रवाना होंगे। कुछ ही घंटों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी सभा स्थल से जनसभा को संबोधित करेंगे। जौनपुर से देवेंद्र न्यूज़। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता देवेंद्र खरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। देवेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रहा है? 10:25 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वहां पहुंचने का कार्यक्रम है। देखिए, किसका बता दें कि इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं, जहां पर एक एक पहलू पर बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं कि क्यों मेडिकल कॉलेज, क्योंकि 554 करोड़ का मेडिकल कॉलेज ये पूरी तरह से है, जो कि इस समय निर्माणाधीन है। लगातार मेडिकल कॉलेज को लेकर विपक्षी पार्टी लगातार लामबंद होती चली आ रही है और लगातार इस पर सवाल उठते चले आ रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज अखिलेश यादव के समय ये प्रस्तावित हुआ था, लेकिन आज अभी तक क्यों मेडिकल कॉलेज ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। लगातार मेडिकल कॉलेज को लेकर विपक्षी हमेशा हमलावर होते हैं सत्ताधारी पर। आज इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद औचक निरीक्षण कर रहे हैं एक एक चीज पर, क्योंकि 15 मिनट से ऊपर हो गए हैं मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर निकलेंगे तो सीवर ट्रीट प्लांट पे जाएंगे। जी देवेंद्र, आपको याद होगा कि जब हम भी वहां पर गए थे तो हम खुद वहां पर देखा था और विपक्ष जो है विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार हमलावर था इस मेडिकल कॉलेज को लेकर कि अखिलेश यादव की देन है, और उसके बाद में उद्घाटन बीजेपी की तरफ से कर दिया गया, लेकिन अभी भी मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है। यह मुद्दा काफी गरमाया भी था विधानसभा चुनाव के दौरान। जी, आपको मालूम होगा, आप जब यहाँ पे आई थी चुनाव में तो खुद आपने इसकी रिपोर्टिंग किया था। तमाम समाजवादी पार्टी ने पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि यह जेल अखिलेश यादव की है, लेकिन आज भी यह राजनीतिकरण बना हुआ है। मेडिकल कॉलेज आज भी पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। इसमें सवाल निशान लगातार विपक्षी चले आ रहा है। मेडिकल कॉलेज आज ये 8 साल हो गए, 8 साल में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं तैयार हुआ, ये बड़ा सवाल उठता है। अब देखिए पूरी तरह से यहाँ पर फोर्स एक्टिव हो गई है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज निरीक्षण कर देखिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल रहे हैं। आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल रहे हैं। निरीक्षण लगभग कंप्लीट हो चुका है, फोर्स एक्टिव हो चुकी है। अब क्योंकि अब यहाँ से जाएंगे सीवर ट्रीट प्लांट पचटिया पर, वहां निरीक्षण करेंगे, क्योंकि वो बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी काफी विवादों में लगातार, क्योंकि 2% अभी पूरा हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हैं कि जल्द से जल्द जो जनता देख चटिया की ओर। ठीक है, चलिए ठीक है देवेंद्र, आप लगातार वहां बने रहिए और पल पल के अपडेट्स हम तक लगातार पहुंचाते रहिएगा। तो लगातार आपको बता दें कि इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जौनपुर में पहुंचे हुए हैं, मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर रहे हैं। करीब पिछले 15 मिनट से ये निरीक्षण किया जा रहा है और अब से कुछ ही देर में वो मेडिकल कॉलेज से बाहर निकलेंगे। साथ ही आज वहां पर जनसभा को भी जौनपुर के अंदर संबोधित करेंगे। और साथ ही इस वक्त हमारे साथ में हमारे संवाददाता SK वाजपेयी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं।
इसके अगर देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज का जो मुद्दा है ये काफी गर्माया था विधानसभा चुनाव के दौरान, लेकिन अब क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो ऐसे में जो जो कमियां रह गई पहले, उनको सबसे पहले नजर बनाई जा रही है कि अब वो कमी कहीं से भी नजर ना आए। और शायद यही वजह है कि जौनपुर में इस वक्त मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं। अगर हम पिछले 15 दिन की बात करें तो चाहे गोरखपुर हो, आजमगढ़ हो, वाराणसी हो, प्रयागराज हो, मुरादाबाद हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, और अब उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा वाराणसी पहुंचे हैं। वाराणसी से मऊ, मऊ से गाजीपुर, गाजीपुर से जौनपुर, और आज शाम को दोबारा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचेंगे। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं, जहां संगठन अपने स्तर पर काम कर रहा है, संगठनात्मक चीजों को बेहतर करने की कोशिश लगातार जारी है, उसी तरीके से सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल रखी है। प्रत्येक जिले का वो खुद दौरा कर रहे हैं और चीजों को देख रहे हैं कि किस तरीके से चीजों को बेहतर ढंग से निष्पादित किया जा सकता है, जो योजनाएं हैं उनको कैसे समय रहते पूरा कर दिया जाए, कैसे चीजों को बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट कराया जाए, जमीनी स्तर पर क्या वास्तव में वो काम हो रहा है, जिसको लेकर निर्देश लखनऊ से जारी होते हैं। सीधे तौर पर उनका निरीक्षण करने के लिए वो खुद जा रहे हैं। यही एक वजह है कि जब मुख्यमंत्री जौनपुर पहुंचे हैं, जहां वो भी निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज, उसके अलावा जो वहां पर महाविद्यालय बन रहा है, उसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, उनका भी निरीक्षण मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर वजह साफ है कि जो भी चीजें उत्तर प्रदेश सरकार ने कही हैं कि हम आपके जिले को देंगे, उनको समय से पूरा किया जाए। अगर अफसर हिला हवाली कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगाह इन सारी चीजों को लेकर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के सभी 52 मंत्री और दोनों डिप्टी सीएम, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार आपके द्वार अभियान के तहत एक एक जिले जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से सीधा संवाद हो, उनके बीच चौपाल हो, जन सुनवाई की जाए, ताकि उनकी जो समस्याएं हैं, जो क्षेत्रीय स्तर पर चीजें हैं, वो निकलकर सामने आ सके। और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं इन चीजों को कर रहे हैं। वो जहां मंत्री जाते हैं, उसके अलावा मुख्यमंत्री खुद भी उन जगहों पर पहुंचते हैं, अफसरों के साथ बैठक करते हैं, यहां तक कि अब जनप्रतिनिधि जो वहां के हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या नगर निकाय से आते हो, उनके साथ भी मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर उद्देश्य यही है कि 2024 से पहले विपक्ष को मुद्दा विहीन किया जाए। विकास के मुद्दे को, निवेश के मुद्दे को, शिक्षा के मुद्दे को, चिकित्सा के मुद्दे को, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे को, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके मुद्दे को कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार उठाता रहा है। तो इन सारी चीजों के जवाब काम के जरिए दिए जाएं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे लगातार जारी हैं, लगातार चीजों का निरीक्षण, अफसरों के साथ बैठक, जनप्रतिनिधियों के सुझाव, ये सभी मुख्यमंत्री खुद ले रहे हैं। वजह भी यही है कि 2024 से पहले उन सभी चीजों को पूरा किया जाए जिनका वायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, या फिर जो योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन में लगातार चल रही हैं उनको समय रहते पूरा कर दिया जाए, ताकि विपक्ष इन चीजों को मुद्दा ना बना सके 2024 के इलेक्शन में। जी चलिए, इसके आप लगातार बने रहिए, आगे और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स लेंगे।